हेलो डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे नीट 2017 और ये पार्ट 3 है जिसमें क्वेश्चन नंबर 111 से 120 डिस्कस किए जाएंगे एंड दिस इज ऑफ पार्ट सी। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है द रेशियो ऑफ रिसोल्विंग पावर ऑफ एन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप फॉर टू वेवलेंथ, यानी कि रेशियो क्या होगा रिजॉल्विंग पावर का। तो रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप इन्वर्सली वेवलेंथ पर डिपेंड करती है। तो हम कह सकते हैं कि जो रिजॉल्विंग पावर होगी ऑफ फर्स्ट टू द सेकेंड इट विल बी इक्वल टू लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1। तो वेवलेंथ सेकेंड होगी उसको हम ऊपर लिखेंगे 6000 एंड देन 4000। यूनिट सेम है तो चेंज करने का कोई फायदा होगा नहीं, इसको कैंसिल कर दे तो ये आ जाएगा 6 अपॉन में 4 या फिर 3 अपॉन में 2। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा, मतलब जब आप रेशियो लिखेंगे तो रेशियो आप लिखेंगे 3:2, यानी कि रिसोल्विंग पावर ऑफ फर्स्ट टू रिसोल्विंग पावर ऑफ सेकंड माइक्रोस्कोप जो रेशियो आएगा वो आएगा रेशियो 3:2। क्वेश्चन नंबर 12, अ थिन प्रिज्म हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 10 डिग्री इज मेड अप ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.42। मतलब हमारे पास कोई थिन प्रिज्म है तो थिन प्रिज्म का हमें रिफ्रैक्टिंग एंगल और यानी कि ए गिवन है 10 डिग्री और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू गिवन है 1.42। द प्रिज्म इज कंबाइंड विद अनदर प्रिज्म ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.7। अब इस प्रिज्म को हम दूसरे किसी ग्लास प्रिज्म से टच करवा रहे हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें 1.7 गिवन है। तो लेट कोई इस तरह से प्रिज्म है कोई। अब इस प्रिज्म के लिए जो म्यू है वो हमें गिवन है 1.7। दिस कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन। अब हो क्या रहा है कि जब लाइट इसमें जा रही है तो इसमें जो डेविएशन है वो नहीं हो रहा है, यानी कि नेट एंगल ऑफ डेविएशन जो होगा इट इज गिवन एज 0, क्योंकि कोई डेविएशन नहीं होगा तो एंगल ऑफ डेविएशन कितना हो जाएगा 0। तो पूछा है कि रिफ्रैक्टिव एंगल ऑफ सेकंड प्रिज्म यानी कि ए जो होगा दूसरे प्रिज्म का वो कितना होगा वो हमें डिटरमाइन करना है। देखो वैसे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एंगल ऑफ प्रिज्म में फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस डेल्टा मिनिमम अपॉन में 2 साइन ए बाई 2, लेकिन ये वाला फॉर्मूला हम तब इस्तेमाल करते हैं जब डेविएशन मिनिमम हो। यहाँ पर तो कोई डेविएशन होगा नहीं। दूसरा जो थिन प्रिज्म होता है, थिन प्रिज्म के लिए जो रिलेशन होता है म्यू में और ए में वो होता है डेल्टा इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू में ए। तो यहाँ पर हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब हमें पता है कि इनका लेट फर्स्ट में डेविएशन हो रहा है डेल्टा 1 और सेकेंड प्रिज्म में हुआ डेल्टा 2। तो ये जो डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 है ये डेल्टा नेट के इक्वल होगा और डेल्टा नेट मतलब नेट डेविएशन कितना है 0। तो डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इक्वल टू 0 हो गया। अब देखो यहाँ पर फॉर्मूला पुट करते हैं। फर्स्ट के लिए हो जाएगा μ1 माइनस 1 इंटू में a1 प्लस फिर सेकंड का डेविएशन हो जाएगा μ2 माइनस 1 इंटू में a2। तो हमें सब वैल्यू पता है और हमें a2 निकालना है, a2 डिटरमाइन करना है। तो μ1 की वैल्यू या पहले आप इसको ऐसे लिख सकते हैं μ1 माइनस 1 a1 इक्वल टू, जब मैं इसको इधर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा माइनस के μ2 माइनस 1 और ये आ जाएगा a2, ठीक है। या फिर हमें a2 निकालना तो मैं इसको लिख सकता हूँ μ1 माइनस 1 इंटू में a1, ठीक है, और माइनस साइन यहाँ पर लगा देते हैं μ2 माइनस μ1 इंटू में a2। अब सब वैल्यू हम पुट करेंगे। देखो μ1 कितना है वो है 1.42 माइनस 1 इंटू में एंगल a1 कितना है वो है 10 अपॉन में माइनस μ2 की वैल्यू 1.7 है माइनस 1 और ये कितना है a2, सॉरी a2 तो हमें निकालना तो इसको यहाँ पर नहीं लिखेंगे, सिर्फ μ2 माइनस 1 आएगा। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना हमें, 1.7 माइनस 1 करना है 1.42 माइनस 1। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा -6, ठीक है। तो हम नेगेटिव को मतलब हम सिर्फ यहाँ पर मैग्नीट्यूड लेंगे तो जो आंसर होगा वो आएगा ऑप्शन 3। मतलब यहाँ पर भी ऐसे लिख सकते थे कि μ माइनस 1 इंटू a1 का जो भी मैग्नीट्यूड आएगा वो इक्वल होगा μ2 माइनस μ1 इंटू ए के मैग्नीट्यूड के इक्वल। तो हम माइनस साइन यहाँ पर इग्नोर कर रहे हैं, जो एंगल आएगा इट विल बी 6 डिग्री। फिर क्वेश्चन नंबर 113 है टू पोलरॉइड P1 एंड P2 आर प्लेस्ड विद देयर एक्सिस परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक परपेंडिकुलर P1 है ऐसे और दूसरा जो पोलरॉइड है वो इसके परपेंडिकुलर नेट, तो वो हो गया P2, ठीक है।
अनपोलराइज्ड लाइट है आई नॉट इज सीन इंसिडेंट ऑन P1। अब यहाँ से आई नॉट कोई इंसिडेंट लाइट है, वो इस पर आकर के इंसिडेंट हो रही है। अ थर्ड पोलराइड P3 इज केप्ट इन बिटवीन P1 एंड P2। अब इन दोनों के बीच में कोई दूसरा पोलराइड रखा हुआ है सच दैट इट्स एक्सिस मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विद द P1। तो अब जो P3 है वो कुछ इस तरह से रखा है कि P1 से वो 45 डिग्री पर हो। तो मैं मान लो इस तरह से ये लाइन है P1 की, तो इससे 45 डिग्री पर मैं P3 को पुट कर रहा हूँ, यानी कि ऐसे ये हो गया P1, ये P2 और ये P3। तो ये P1 से भी 45 डिग्री एंगल बना रहा है, और क्योंकि 90 P1 P2 के बीच में 90 डिग्री का एंगल था, तो ये P2 से भी कितना एंगल बनाएगा, 45 डिग्री। ठीक है, अब हमें ये बताना है कि जो इंटेंसिटी होगी P2 में जब वो बाहर आएगी लाइट, यहाँ पर इंटेंसिटी कितनी होगी ये हमें डिटरमाइन करना है। इसको स्टेप वाइज करेंगे। वैसे मैं इसमें मेलस लॉ भी लगाऊंगा, क्या होता है मेलस लॉ बता देता हूँ। तो मेलस लॉ के अकॉर्डिंग जो इंटेंसिटी होती है जब वो पोलराइड से बाहर आएगी तो वो होती है आई नॉट कोस स्क्वायर थीटा। थीटा होता है पोलराइजर और एनालाइजर के बीच का एंगल, तो उसका कोस स्क्वायर थीटा हम लेंगे तो हमें पता लग जाएगा कितनी इंटेंसिटी बाहर आ जाएगी। अगर इंटेंसिटी आई नॉट है तो इंसिडेंट एनर्जी अगर आई नॉट है तो जो बाहर आएगी इंटेंसिटी वो आई होगी, तो इट विल डिपेंड डायरेक्टली ऑन कोस स्क्वायर थीटा। बट जब इंसिडेंट एनर्जी आई नॉट है और वो P1 से P1 पोलराइजर से पास हो रही है, तो यहाँ पर हम एवरेज लेंगे। जो कोस स्क्वायर थीटा का जो एवरेज वैल्यू होती है वो होती है हाफ, यानी कि P1 के बाद जब लाइट बाहर आएगी तो जो इंटेंसिटी बचेगी उसकी वो आई नॉट बाय 2 हो जाएगी। अब फिर वो P3 के पास होगी, जब वो P3 से पास होगी तो मैं लिख रहा हूँ IP3 का मतलब आप समझना कि जब वो P3 से बाहर आ रही है तो इंटेंसिटी होगी जो इस पर इंसिडेंट हो रही है P3 पर, तो वो इंसिडेंट क्या होगी जो P1 से बाहर आई, यानी कि आई नॉट अपॉन में 2, और फिर P1 और P3 के बीच का एंगल जो कि है 45 डिग्री, तो उसका हम करेंगे स्क्वायर। तो जो लाइट की इंटेंसिटी P3 से बाहर आएगी इट विल बी इक्वल टू आई नॉट अपॉन में 2। अब कोस 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है 1 अपॉन में रूट 2, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 अपॉन में 2, यानी कि ये आ गया आई नॉट बाय में 4। तो हमें पता चल गई कि P3 से जो लाइट बाहर आएगी उसकी इंटेंसिटी रहेगी आई नॉट बाय में 4। तो मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ पर जो देखो पहले आई नॉट बाय 2 आई, फिर P3 से पास हो गई तो और कम होकर के कितनी हो गई आई नॉट बाय में 4। अब ये आई नॉट बाय 4 P2 पोलराइजर पर आकर के इंसिडेंट हो रही है, तो अब P2 पोलराइजर के बाहर जो लाइट आएगी उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, तो मैं उसको मान लेता हूँ IP2। तो IP2 होगी कि P2 पर इंसिडेंट कितनी हो रही है, तो इंसिडेंट हो रही है P2 पर आई नॉट बाय 4, और फिर से P3 और P2 के बीच का एंगल लेंगे तो वो फिर से 45 डिग्री है, तो कोस स्क्वायर 45, तो आई नॉट बाय 4, फिर से कोस 45 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 2, उसका स्क्वायर करेंगे तो 1 अपॉन 2 आ जाएगा, तो आगे आई नॉट बाय में 4 इंटू 2 यानी कि 8। तो इसका मतलब अगर इंटेंसिटी यहाँ पर आई नॉट है, फिर आई नॉट बाय 2 होगी, फिर P3 से पास होगी 45 डिग्री पर आई नॉट बाय 4, फिर वो P2 से पास होगी तो वो बचेगी आई नॉट बाय 8, यानी कि ऑप्शन 4 करेक्ट है यहाँ पर आई नॉट बाय 8। तो हमने यहाँ पर मेलस लॉ का अप्लाई किया है जो कि ये कहता है कि जो इंटेंसिटी होगी इट विल डिपेंड ऑन कोस स्क्वायर थीटा, मतलब एंगल बिटवीन पोलराइजर एनालाइजर की एक्सिस पर डिपेंड करती है इंटेंसिटी कितनी बाहर आएगी। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला है पोटेंशियोमीटर इज एन एक्यूरेट एंड वर्सेटाइल डिवाइस टू मेक इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट ऑफ EMF। ऐसा क्यों? देखो हमारे पास पोटेंशियोमीटर भी होता है और इसके अलावा पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए हम वोल्ट मीटर भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पोटेंशियोमीटर इज फार बेटर देन वोल्ट मीटर। ये पोटेंशियोमीटर ज़्यादा अच्छा डिवाइस है वोल्ट मीटर के कंपैरिजन में। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि जब हम पोटेंशियोमीटर में रीडिंग मेजर करते हैं तो हम नल कंडीशन देखते हैं। नल कंडीशन मतलब कि जो करंट फ्लो होना चाहिए उस पॉइंट पर बैलेंस कंडीशन पर वो होता है 0। तो इसीलिए क्योंकि पोटेंशियोमीटर जो डिवाइस है उस पर जो मेजरमेंट लिया जा रहा है वो तब लिया जा रहा है जब कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, उस ड्यूरेशन में हम ले रहे हैं, तो उसकी जो रीडिंग है इट विल नॉट बी इफेक्टेड बाय द वायर ऑफ द पोटेंशियोमीटर। जबकि वोल्टमीटर में जब आप वोल्टेज मेजर करोगे तो उसके अंडर में जो
वोल्टमीटर के जो तार होंगे वायर, उसमें करंट फ्लो कर रहा होगा, तो एक्चुअल रीडिंग हमें नहीं मिल पाएगी वोल्टमीटर में, लेकिन पोटेंशियोमीटर क्योंकि नल मेथड इस्तेमाल करते हैं तो इसलिए इट इज फॉर बेटर देन वोल्टमीटर। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4, अ कंडीशन ऑफ नो करंट फ्लोज थ्रू द गैल्वेनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 15 है, द टू नियरेस्ट हार्मोनिक ऑफ ट्यूब क्लोज एट वन एंड एंड ओपन एट द अदर एंड आर 220 एंड 260। तो आपको बताना है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। तो ये ओपन पाइप की बात कर रहे हैं, ओपन ट्यूब की बात कर रहे हैं, ओपन ऑर्गन पाइप कह सकते हैं। तो उसकी पहले मैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती कितनी, कैसे निकालते हैं वो समझा देता हूँ। तो लेट हमारे पास कोई पाइप है जिसकी लेंथ है L, और जब ये ओपन पाइप है तो ये उसका क्लोज एंड होगा और ये ओपन एंड। जब भी क्लोज एंड होता है तो वहां पर बनता है नोड, तो यहाँ पर एक नोड बनेगा, और जो ओपन एंड होता है वहां पर बनता है एंटी नोड, तो यहाँ पर एंटी नोड बनेगा। तो अगर हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फंडामेंटल जो नोड आएगा वो कुछ इस तरह से होगा कि उसमें खाली एक ही नोड होगा, वो भी एंड पॉइंट पर। अब यहाँ से हम देखे जाए तो देखो कंप्लीट जो वेवलेंथ होती है वो होती है लैम्डा, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है वो होता है लैम्डा। फिर एक पीक से एक नोड से जो दूसरा एंटी नोड होता है उसके बीच का जो नेट डिस्टेंस होता है वो होता है लैम्डा बाय 4, क्योंकि नोड से नोड का बीच का डिस्टेंस आप देखोगे तो लैम्डा बाय 2 होगा। तो एक नोड से अगले एंटी नोड का जो डिस्टेंस होता है वो लैम्डा बाय 4 होता है। तो यहाँ से लेकर के एन से लेकर के ए तक की जो दूरी होगी, वैसे तो पाइप जो एल लेंथ का है, और इट विल बी इक्वल टू लैम्डा बाय 4। ठीक है, लेंथ यहाँ पर लैम्डा बाय 4 की इक्वल होगी। अब आपने बेसिक फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ इक्वल टू होता है स्पीड। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी को मैं एफ से डिनोट कर रहा हूँ, वेवलेंथ की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से वेवलेंथ हो जाएगा 4 इंटू में लेंथ एल, तो 4 इंटू में लेंथ एल, और ये हो गया वेलोसिटी v। तो जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आएगी वो आएगी v अपॉन में 4l। ध्यान रखना हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को निकालना। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है v अपॉन में 4l। तो ये मैंने आपको फंडामेंटल नोट से समझाया है। बाकी इन जनरल अगर हम देखें तो जो फॉर्मूला होता है बिटवीन फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड वेलोसिटी इन जनरल वो रहता है, देखो ये एक तरफ से क्लोज है तो ये क्लोज ऑर्गन पाइप होगा, और जो जनरल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है वो होता है एन वी अपॉन में 4l। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे अगर n की वैल्यू 1 लेंगे तो अगली जो n की वैल्यू होगी वो हम लेंगे, क्योंकि 2 सक्सेसिव लेनी है, तो n प्लस 2 इंटू में v अपॉन में 4l। तो अगर एक f1 यहाँ पर ले लेते हैं तो ये हो जाएगी फ्रीक्वेंसी f2। अब एन वी अपॉन 4l, f1 कितना है तो वो है 220 गिवन है यहाँ पर। फिर जो अगली सक्सेसिव फ्रीक्वेंसी होगी उसके लिए n प्लस 2 v अपॉन में 4l, तो ये किसके इक्वल होगी 260। ये मैं क्यों कर रहा हूँ बताता हूँ। देखो इसमें क्लोज ऑर्गन पाइप में जो अगर एक फ्रीक्वेंसी f है तो इसका जो रेशो होता है वो कुछ इस तरह से होता है 1:3:5:7, मतलब जो ओड वाले हैं वो सिर्फ चलेगी। तो इसलिए n के बाद मैंने n प्लस 2 रखा है ताकि सक्सेसिव फ्रीक्वेंसी में मिल सके। अब यहाँ से पहले हम फाइंड करेंगे n की वैल्यू। तो लेट ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है, तो हम इक्वेशन 2 को फर्स्ट से डिवाइड कर देंगे। तो इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, तो 4l तो कॉमन है, v अपॉन 4l तो कॉमन है, तो यहाँ से मिलेगा n प्लस 2 अपॉन में n इक्वल टू 260 अपॉन में 220। 0 से 20 कैंसिल, 26 और 22 है, तो हम इसको लिख सकते हैं हाफ करके 13 अपॉन में 11। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 11n प्लस 22 इक्वल टू कितना आएगा 13n, या फिर 22 इक्वल टू कितना आएगा 13 माइनस 11 यानी कि 2n। तो यहाँ से देखा जाए तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11। अब n की वैल्यू 11 हमें पता चल चुकी है, तो देखो यहाँ से v की वैल्यू n v अपॉन 4l इक्वल टू फ्रीक्वेंसी f1 के इक्वल है, n की वैल्यू कितनी है 11, तो 11 इंटू में v अपॉन में 4l, फ्रीक्वेंसी f1 कितनी थी 220। हमारा टारगेट क्या है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालना। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होता है v अपॉन 4l के इक्वल, यानी कि v अपॉन 4l हमें डिटरमाइन करना है। तो v अपॉन 4l इक्वल टू कितना आ जाएगा 220 अपॉन में 11, तो यह आ जाएगा
2 इंटू 0 मतलब 20, तो V/4L यही तो हमारी फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी है और इसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 हर्ट्ज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो उसका होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 16 है अ बीम ऑफ लाइट फ्रॉम अ सोर्स L इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ प्लेन मिरर एट अ सर्टेन डिस्टेंस x फ्रॉम द सोर्स। तो मान लो हमारे पास कोई प्लेन मिरर है और कोई x सोर्स है, ठीक है। तो जो x है वो किसी L दूरी पर है, तो इसको थोड़ा और बड़ा बना लेता हूँ मैं। लेट यहाँ से लाइट जा रही है ऐसे, अब जब ये लाइट जा रही है तो फिर इसमें रिफ्लेक्शन होगा और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो इंसिडेंस एंगल होता है वो रिफ्लेक्शन एंगल के इक्वल होता है। तो अगर यहाँ पर इंसिडेंस एंगल आई है तो ये लाइट गई इस तरफ एंगल आर बनाते हुए, ठीक है। तो ये हो गई रिफ्लेक्टेड, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे। अब द बीम इज रिफ्लेक्टेड बैक एज अ स्पॉट ऑन अ स्केल जस्ट अबव द सोर्स ऑफ एल। लेट यहाँ पर कोई स्केल है तो वो स्केल के किसी पॉइंट पर आकर के मार्क कर रही है, लेट यहाँ पर आकर के वो गिरी है। अब बोला है व्हेन द मिरर इज रोटेटेड थ्रू स्मॉल एंगल थीटा, यानी कि जो मिरर है उसको रोटेट करवा रहा है। तो अब पहले तो मान लो इनिशियल पोजीशन इसकी ये थी, मतलब वो स्ट्रेट था, अब वो एंगल थीटा से रोटेट कर देगा, यानी कि जो फाइनल पोजीशन होगी मिरर की वो कुछ इस तरह से एंगल थीटा से इसमें हो गया रोटेशन। देखो जब ये एंगल थीटा से रोटेशन हो गया है तो हमने एक्स को मूव नहीं करवाया, एक्स अभी भी वहीं पर है जहाँ पर पहले था, मतलब जो सोर्स है वो अभी भी वहीं पर है। तो पहले वो यहाँ पर आकर के इंसिडेंट हो रही थी, अब वो यहाँ पर आकर के इंसिडेंट होंगी। द स्पॉट ऑन द लाइट इज फाउंड टू मूव थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ y ऑन द स्केल, यानी कि पहले अगर वो मान लीजिए यहाँ पर आ रही थी तो अब वो y डिस्टेंस ऊपर आकर के गिरेगी। तो मैं इसको रिड्रॉ करता हूँ फिगर को। वो स्केल वहीं पर है, पहले वो इस पॉइंट पर आकर के लाइक कर रही थी, लेट ये ओरिजिनल पॉइंट मैं इसको m मान लेता हूँ, लेकिन अब वो m की जगह पर किसी n पॉइंट पर जा रही है और nm का जो डिस्टेंस है वो क्वेश्चन में गिवन है कि वो y है, मतलब कि पहले वो m पर आई, फिर एंगल रोटेशन हुआ थीटा, मिरर को रोटेट किया गया और अब वो m की जगह पर n पर आकर के इंसिडेंट हो रही है सच दैट की जो वर्टिकल सेपरेशन है वो y डिस्टेंस का है। तो हमें ये बताना है कि जो एंगल थीटा है उसकी वैल्यू कितनी होगी। देखो मिरर में एक कंसेप्ट होता है कि जब भी आप मिरर को एंगल थीटा से रोटेट कर रहे हो तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगी उसमें जो रोटेशन होगा वो 2 थीटा का होगा, मतलब उससे डबल एंगल हो जाएगा उसका रोटेशन का। तो इसका मतलब ये वाली जो लाइट पहले रिफ्लेक्टेड थी उसको मैंने यहाँ पर डैश से करा है और जो अब रिफ्लेक्ट हुई है उनके बीच का जो एंगल है वो कितना हो गया है 2 इंटू में थीटा, 2 थीटा। हमें वर्टिकल डिस्टेंस y फाइंड करना है। अब देखो ये डिस्टेंस ले तो काफ़ी ज़्यादा है, तो हम ये जो डिस्टेंस है इसको x एज्यूम कर रहे हैं, ये वाला जो डिस्टेंस है। अब इसमें अगर हम tan थीटा लगाएंगे, tan थीटा, तो tan एंगल कितना है 2 थीटा, तो वो कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर में y और बेस में कितना है x। लेकिन फॉर स्मॉल एंगल tan की वैल्यू थीटा के ही इक्वल होगी, तो 2 थीटा इक्वल टू कितना आएगा y अपॉन में x, या फिर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा y अपॉन में 2 इंटू में x। देखो एक बार मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेट ओरिजिनल पोजीशन मिरर की ये है और सोर्स है यहाँ पर x, ठीक है, L पॉइंट पर, और डिस्टेंस कितना है उसका x। अब पहले ही इस तरफ जा रही थी, लेकिन जब मिरर को रोटेट कर दिया गया है तो एंगल थीटा से मिरर को रोटेट कर रहे हैं, तो ये हो गई न्यू पोजीशन ऑफ मिरर। तो मैंने बताया आपको कि अगर मिरर थीटा एंगल से रोटेट हो रहा है तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट है अब उसमें जो एंगल ऑफ रोटेशन होगा वो कितना हो जाएगा 2 थीटा, तो ये हो गया 2 थीटा। अब देखो फिर से ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है ये हमें कितना दे रखा है y, तो अगर यहाँ पर आप ये लीनियर डिस्टेंस कितना है x, ये वाला डिस्टेंस x है, तो थीटा इक्वल टू जैसे मैंने बताया था tan 2 थीटा आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली लिख सकते हैं 2 थीटा की वैल्यू जो आएगी वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस के इक्वल होगी y अपॉन x के, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा y अपॉन में 2x। तो इसलिए ऑप्शन 2 करेक्ट होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 17, आपको बताना है कि ये जो पूरा नेटवर्क है किसके इक्विवेलेंट है। पहले मैं आपको बता देता हूँ, जैसे अगर कहीं पर ये गेट हो तो इस गेट को हम बोलते हैं
और गेट, लेट ए और बी है ये, तो जो आउटपुट आता है वो ए प्लस बी आता है। लेकिन अगर इसके पीछे हम बबल लगा दें तो फिर बन जाता है ये नोर गेट, लेकिन तब आउटपुट इसका हो जाएगा y इक्वल टू ए प्लस बी का बार। अगर कहीं पर ये गेट है तो इसको हम बोलते हैं इन्वर्टर या फिर नॉट गेट। अगर मान लो इनपुट ए है तो आउटपुट आपको इसका रिवर्स मिलेगा, तो वो हो जाएगा ए का बार। अब यहाँ पर ये क्या दिख रहा है आपको, नॉर गेट, तो इसका आउटपुट ए और बी का कितना आएगा, ए प्लस बी का बार। फिर इसका ये सिंगल आउटपुट है, जब ये सिंगल आउटपुट होगा तो ये जो भी वैल्यू है उसको रिवर्स करेगा, यानी कि ये कितना दे देगा, ए प्लस बी, क्योंकि यही एक सिंगल इनपुट है। और क्योंकि यहाँ पर ये एक तरह से जो बबल है नोट का काम करेगा, तो ए प्लस बी का नोट कितना हो जाए, ए प्लस बी। फिर से ये क्या लग गया कि इन्वर्टर क्या करता है, जो भी इनपुट है उसका उल्टा कर देता है, कॉम्प्लीमेंट कर देगा, तो वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए प्लस बी का बार। तो ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, ये बिहेव कर रहा है एक नोर गेट की तरह। तो इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4 नोर गेट। क्वेश्चन नंबर 18 है, पार्टिकल एग्जीक्यूट्स लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एन एम्पलीट्यूड 3 सेंटीमीटर। तो एम्पलीट्यूड की वैल्यू हमें पता 3 सेंटीमीटर है। व्हेन द पार्टिकल इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर फ्रॉम मूव इन पोजिशन। तो लेट हम डिस्टेंस को एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये 2 सेंटीमीटर गिवन है। अब बोला है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू दैट ऑफ एक्सेलरेशन, यानी कि वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो एक्सेलरेशन के इक्वल है। तो आपको बताना है टाइम पीरियड कितना होगा। तो देखो वेलोसिटी का जो जनरल फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ ओमेगा, वो रहता है रूट माइनस ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फिर ये मैं इसको कैपिटल ए लिख लेता हूँ क्योंकि ये होता है एम्पलीट्यूड, ठीक है, और एक्स होता है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। एक्सेलरेशन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू में डिस्प्लेसमेंट। तो हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे, इनके मैग्नीट्यूड को। तो ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसका जो भी मैग्नीट्यूड आएगा वो इक्वल होना चाहिए माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के। तो हम लिख सकते हैं ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। नेगेटिव साइन तो इग्नोर हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं खाली। तो ओमेगा से ओमेगा कैंसिल होगा, तो अंडर रूट, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के इसके इक्वल आ जाएगा ओमेगा इंटू एक्स के। अब हमें निकालना है टाइम पीरियड। तो पहले या तो हम ऐसे कर सकते हैं, टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई अपन ओमेगा होता है, तो पहले ओमेगा निकाल लेते हैं, फिर 2 पाई अपन ओमेगा फॉर्मूला यूज करके टाइम पीरियड फाइंड करेंगे। अब यहाँ पर हम x की वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस x की वैल्यू कितनी है 2, 2 का स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा इंटू एक्स की वैल्यू 2। तो 3 3 जा 9 माइनस 4 आएगा ये इक्वल टू 2 ओमेगा, या फिर 9 में से 4 जाएगा 5 अपॉन 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा ओमेगा। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेते हैं, 2 पाई अपॉन ओमेगा की वैल्यू कितनी है रूट 5 अपॉन में 2, तो 2 जाएगा ये ऊपर। सो टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू 2 इंटू 2 मतलब 4 पाई अपॉन रूट 5। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 19, प्रीति reached the metro station and found that the accelerator was not working. She walked top the stationary accelerator in time t1. तो लेट एक्सीलरेटर तो है लेकिन वो काम नहीं कर रहा है, और लेट फर्स्ट फ्लोर, जो भी फ्लोर पर वो जा रही है, लेट उसकी हाइट है h। तो फ्लोर काम नहीं कर रहा, तो लेट उसकी खुद की वेलोसिटी से वो ऊपर जाएगी, तो लेट उसकी खुद की वेलोसिटी है v, आप प्रीति कह सकते हैं, v1 ले लेते हैं। जब ये ऊपर जा रही है तो लेट v1 वेलोसिटी से ऊपर जा रही है, उसकी v1 इज द स्पीड ऑफ प्रीति, ठीक है, जब वो खुद से पैदल जा रही है तब की है। अब लेट टाइम इसको लग रहा है ऊपर जाने के लिए t1, तो हमें पता है डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं जो टाइम होगा t1, इट विल बी इक्वल टू टाइम t1 इक्वल होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड के। डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है h, और स्पीड कितनी है उसकी v1। फिर अगले दिन उसने देखा सी वॉक्ड ऑन द अदर डे इफ सी रिमेन्स स्टेशनरी ऑन द मूविंग एक्सीलरेटर। अब वो ऊपर जा रही है t2 टाइम में, यानी कि अब जो एक्सीलरेटर है वो खुद मूव कर रहा है। तो मान लेते हैं कि लेट v2 इज द स्पीड ऑफ एक्सीलरेटर। अभी भी उसको h हाइट ऊपर जाना है, लेट टाइम अभी लग रहा है इसको t2, तो मैं लिख सकता हूँ कि जो t2 होगा मतलब वो टाइम जब वो एक्सीलरेटर की हेल्प लेकर के ऊपर जा रही है, तो वो जाएगा h अपॉन में v2। फिर द टाइम टेकन बाय हर टू वॉक अप ऑन द मूविंग एक्सीलरेटर विल बी, यानी कि
अब मूविंग एक्सेलेरेटर पे वो मतलब एक्सेलेरेटर भी मूव कर रहा है और वो खुद भी उस पर चल रही है। तो लेट अब वो जाना तो उतनी हाइट पर ही उसको, लेकिन अब उसको टाइम कम लगेगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि लेट ये टी है उन दोनों को कंबाइंड टाइम, कब, जब एक्सेलेरेटर भी v2 वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है और वो खुद भी v1 वेलोसिटी से ऊपर जा रही है, तब के लिए जो टाइम है वो है टी टोटल। मैंने इसको टी कंबाइंड लिख लिया है, या आप टी टोटल भी लिख सकते हैं। अब जो कंबाइंड टाइम होगा वो किसके इक्वल होगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो स्पीड तो दोनों की होगी v1 प्लस v2। ठीक, मैं इसको रेसिप्रोकल अगर करूं तो मैं लिख सकता हूँ 1/t कंबाइंड इक्वल टू कितना हो जाएगा, v1 प्लस v2 अपॉन में h। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं v1 अपॉन h प्लस v2 अपॉन में h। अब आप ये देखो, यहाँ से आप इसको रेसिप्रोकल करो तो 1/t1 की वैल्यू कितनी आएगी, v1 अपॉन h। ऐसे ही यहाँ से 1/t2 की वैल्यू कितनी आएगी, v2 अपॉन में h। तो वही वैल्यू मैं यहाँ पर पुट करूँगा, तो जो नेट कंबाइंड टाइम है इट विल बी इक्वल टू v1 अपॉन h। v1 अपॉन h मतलब 1/t1 प्लस v2 अपॉन h 1/t2। तो t कंबाइंड कितना आ जाएगा, 1/t एलसीएम जब आप लेंगे तो t1 प्लस t2 अपॉन में t1 इंटू t2। तो हम कह सकते हैं जो टाइम लगेगा जब एक्सीलरेटर और प्रीति दोनों मूव कर रहे होंगे, इट विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टाइम t1 डॉट t2 अपॉन में समेशन ऑफ द टाइम t1 प्लस t2। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4, t1 t2 अपॉन में t1 प्लस t2। Question number 120. Two disks of same moment of inertia rotating about their regular axis, passing through the center and perpendicular to the plane of the disk with angular velocity omega 1 and omega 2। तो हमारे पास दो डिस्क है of the same moment of inertia rotating about their regular axis। तो लेट ये डिस्क हो गया, ये है एक्सिस, और जो एक्सिस है वो परपेंडिकुलर है प्लेन के। तो लेट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, तो और इसका एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा 1। फिर एक और डिस्क है, हालांकि उसी के ऊपर रोटेट कर रही है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आई है, लेकिन उसकी जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो है ओमेगा 2 एंगुलर वेलोसिटी। अब कर रहे हैं क्या कि दे आर ब्राउट इनटू कांटेक्ट फेस टू फेस कंसाइडिंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है लेट उनकी, तो दोनों डिस्क को एक के ऊपर एक लाया जा रहा है सच दैट देयर फेस आर कंसाइडिंग। तो लेट ये फर्स्ट एक्सिस हो गई, फर्स्ट, और फिर इसके ऊपर जो दूसरी डिस्क है उसको भी लाया जा रहा है। अब हमें ये बताना है कि जो एक्सप्रेशन होगा, एक्सप्रेशन फॉर द लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी कितना होगा, लॉस ऑफ एनर्जी। देखो जब ये रोटेट कर रहे हैं तो इनकी खुद की कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है जैसे लीनियर में होता है p²/2m, यहाँ पर होता है l²/2m। या फिर अगर वेलोसिटी के टर्म में देखें तो वेलोसिटी के टर्म में होता है हाफ, वहाँ पर होता है mv², यहाँ होता है i इंटू ओमेगा का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, हाफ i ओमेगा स्क्वायर। अब लॉस इन काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो लेट इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पहले देख लेते हैं। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी वो इन दोनों की कंबाइंड होगी k1 प्लस k2। लेट इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी k1 और इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी k2। जब ये दोनों एक साथ कंबाइंड हो चुके हैं तो अब इसकी एक कॉमन एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी, लेकिन क्योंकि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो स्केलर क्वांटिटी है, तो जो इन दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइनल होगा वो इन दोनों का जस्ट कंबाइंड होगा, यानी कि i प्लस आई, and it will be equal to 2 into में i। तो फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा 2i। फाइनल एंगुलर वेलोसिटी हमें डिटरमाइन करनी पड़ेगी। अब देखो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल k1 प्लस k2 है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पहले लिख लेते हैं। सो इट विल बी इक्वल टू 1/2i इंटू में ओमेगा 1 का स्क्वायर प्लस 1/2i इंटू में ओमेगा 2 का स्क्वायर। ये तो हो गई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फिर यहाँ पर देखो काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी होगी, तो फिर से वही फॉर्मूला हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, तो 1/2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लेंगे IF और ओमेगा लेंगे अब इन दोनों की जो कंबाइंड फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है उसका स्क्वायर, तो लेट वो ओमेगा एफ है। तो देखो IF तो मुझे पता है 2 इंटू आई है, वो तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, लेकिन ओमेगा एफ नहीं पता। तो पहले हम निकाल लेते हैं ओमेगा एफ कितना होगा।
और लॉस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फाइनल काइनेटिक एनर्जी में से, मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में से फाइनल वाली माइनस कर देंगे, क्योंकि लॉस हो रहा है तो इनिशियल ज़्यादा रही होगी और फाइनल कम रही होगी, तो डिफरेंस लेकर के हमें पता चलेगा कि लॉस कितना होगा। अब यहाँ पर हम लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ऐसा क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल कोई भी फोर्स हमने अप्लाई नहीं करी है सिस्टम पे, तो इसलिए जो इनका एंगुलर मोमेंटम होगा इट विल रिमेन कंजर्व, यानी कि एंगुलर मोमेंटम एल इनिशियल बराबर होगा एल फाइनल के। अब एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है आई इंटू ओमेगा तो टोटल इनिशियल मोमेंटम इन दोनों का एंगुलर मोमेंटम L1 और L2 होगा, यानी कि L1 प्लस L2 इक्वल होगा L फाइनल के। L1 को आप लिख सकते हैं आई इंटू ओमेगा 1, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में 1 नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि दोनों में सेम ही है, प्लस L2 कितना हो जाएगा आई इंटू ओमेगा 2 एंड इट विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू में ओमेगा फाइनल। अब देखो ये हो गया, आई कॉमन ले लेते हैं तो ये ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 आएगा इक्वल टू आई एफ कितना है 2 टाइम्स है इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, तो आई से तो आई कैंसिल हो गया, तो हमें ये पता चल गया यहाँ से कि ओमेगा फाइनल जो होगा इट विल बी ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 अपॉन में 2। दिस इज द फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड डिस्क। अब लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, तो ये तो हमें डिटरमाइन करना है लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, तो मैं इसको डेल्टा ई लिख रहा हूँ। सो इट विल बी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, ये हमें गिवन है 1/2 आई ओमेगा 1 का स्क्वायर प्लस 1/2 आई ओमेगा 2 का स्क्वायर माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है 1/2 आई फाइनल है तो वो 2 आई के इक्वल होगा, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2 इंटू में आई, फिर ओमेगा फाइनल का स्क्वायर, ओमेगा फाइनल हमने यहाँ पे लगाया हुआ है ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। मैं दोबारा बता देता हूँ कैसे, देखो काइनेटिक एनर्जी जो फाइनल होगी इट विल बी इक्वल टू, ये है ना आई एफ इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो 1/2 आई एफ कितना 2 आई के इक्वल और ओमेगा एफ कितना ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये स्क्वायर है तो ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 अपॉन 2 का स्क्वायर रहेगा। तो लॉस इन एनर्जी, वैसे तो यहाँ से आप अगर आप देखो तो आई सब में कॉमन है, कॉमन निकाल लेंगे उसको बाद में, ये निकाल ही लेते हैं, आई कॉमन लिया यहाँ से, देखो ये है अपॉन 2 भी कॉमन ले लेते हैं 1/2, यहाँ से बचेगा ओमेगा 1 का स्क्वायर, यहाँ से बचेगा ओमेगा 2 का स्क्वायर, क्योंकि आई और 2 बाहर आ गया, फिर यहाँ से माइनस 2 से 2 कैंसिल हो गया, आई बाहर आ गया, तो ये होगा ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 का होल स्क्वायर। तो देखो स्क्वायर करते तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 आता है, लेकिन एक 2 बाहर आ गया तो यहाँ पर अभी भी 2 रहेगा, तो डेल्टा ई इक्वल टू आई अपॉन में, फिर से मैं क्या कर रहा हूँ 2 की इन दोनों में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा आई अपॉन में 2 ओमेगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा 2 का स्क्वायर माइनस, और यहाँ पर मैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलूंगा, तो ए का स्क्वायर मतलब ओमेगा 1 का स्क्वायर प्लस ओमेगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ओमेगा 1 इंटू में ओमेगा 2, और नीचे क्या आ जाएगा सब में पूरे में 2, तो ये 2 और ये 2 मिलके क्या होगा 4, तो डेल्टा ई इक्वल टू आई अपॉन में 4। फिर अब यहाँ पर माइनस आने, तो 2 ओमेगा 1 का स्क्वायर माइनस ओमेगा 1 का स्क्वायर कितना बचेगा, खाली ओमेगा 1 का स्क्वायर, फिर 2 ओमेगा 2 का स्क्वायर माइनस ओमेगा 2 का स्क्वायर, फिर से कितना बचेगा प्लस के ओमेगा 2 का स्क्वायर, फिर माइनस 2 ओमेगा 1 इंटू में ओमेगा 2, तो डेल्टा ई इक्वल टू आई अपॉन में 4। अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab को हम लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 का होल स्क्वायर। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 1/4 आई ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 का स्क्वायर। बट ये प्रोसेस काफ़ी लंबा हो गया है, तो मैं आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी बता देता हूँ। उस फॉर्मूले को आप तब भी इस्तेमाल कर सकते हो जब आपको लॉस निकालना होता है दो कैपेसिटर को जोड़ने में, यहाँ पर भी आप उसको कर सकते हो। तो लॉस इन एनर्जी का फॉर्मूला होगा क्या 1/2 प्रोडक्ट ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी कि I1 इंटू I2 जो दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा अपॉन में I1
प्लस I2, ठीक है, इंटू में डेल्टा ओमेगा का स्क्वायर। डेल्टा ओमेगा मतलब दोनों का डिफरेंस। तो इसी को, ये डायरेक्ट फॉर्मूला जो आप यूज कर सकते थे यहाँ पर, इसी को मैं यूज कर रहा हूँ। तो 1/2, अब देखो I1 और I2 इक्वल है, तो I का स्क्वायर यहाँ पर आएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा नीचे 2I, क्योंकि दोनों इक्वल है। फिर यहाँ पर डिफरेंस लेना है, मतलब चेंज कितना हो जाएगा, ओमेगा 1 और ओमेगा 2 का चेंज होगा, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 का होल स्क्वायर। तो I से I कैंसिल, तो ये फिर से कितना आ जाएगा 1/4 I ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 का होल स्क्वायर। तो आप इजी तरीका यही है कि आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना सीखें।